कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। समय न जाने कब किसका कैसा आ जाए, कोई कह नहीं सकता। समय बुरा चलता है तो सारी बातें सामने आ ही जाती हैं। विनीता के साथ भी यही था। घर की ज़रूरतों के अलावा कम उम्र के बच्चों के भरण पोषण का बोझ उनकी सोच पर पर्दा डाले हुए था। वह अपनी शंका का समाधान बेटी से करना चाहती थी, पर मन में कहीं डर था, जो बहुत कुछ जान समझ कर भी उन्हें ना समझ बनाए हुए था। पति की मौत ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। चार छोटे बच्चों व एक सयानी बेटी का बोझ लेकर वह किसके दरवाजे पर जाए। उनकी बड़ी बेटी करिश्मा पर ही घर का सारा बोझ आ पड़ा था। उन्होंने साल भर के अंदर बेटी के हाथ पीले करने का विचार बनाया था, क्योंकि बेटी करिश्मा को कांस्टेबल की नौकरी मिल गई थी। आज बेटी की नौकरी न होती तो विनीता के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई होती। बच्चे कभी स्कूल फीस के लिए तो कभी यूनिफॉर्म के लिए जीका करते और विनीता उन पर झुंझुलाती रहती। कहाँ से लाऊं इतना पैसा कि तुम सबकी मांगे पूरी करूं? मुझे ही बाजार में ले जाओ और बेच कर सब अपनी अपनी इच्छा पूरी कर लो। करिश्मा कितनी बार घर में ऐसे दृश्य देख चुकी थी। आर्थिक तंगी के चलते आए दिन चिक चिक लगी रहती। उसकी कमाई से दो वक्त की रोटी छोड़ खर्च के लिए बचता ही क्या था। भाई बहनों के सहमे सहमे चेहरे उसकी नींद उड़ा देते थे और वह घंटों बिस्तर पर पड़ी सोचा करती थी। करिश्मा की ड्यूटी रेलवे स्टेशन पर थी। वह रोज देखती कि उसकी साथी सिपाही किस प्रकार से सीधे साधे यात्रियों को परेशान कर पैसा ऐंठते थे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी को प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की जल्दी रहती है। बस इसी का वे वर्दी वाले पूरा लाभ उठा रहे थे। कोई गैर कानूनी चीज़ तो नहीं है। खोलो अटैची कहकर हड़काते और सीधे साधे यात्री खोलने दिखाने और बंद करने की परेशानी से बचने के लिए नोट आगे कर देते। सिपाही मुस्कुरा देते और बिना जांचे देखे आगे बढ़ जाने देते। यदि कोई पैसे देने में आनाकानी करता, कानून की बात करता, तो वे उसकी अटैची सूटकेस खोलकर सामान इस कदर इधर उधर सीढ़ियां पर बिखेर देती कि उसे समेट कर रखने में भी भारी असुविधा होती और दूसरे यात्री को एक सबक मिल जाता। ऐसे ही एक युवक का हाथ एक सिपाही ने पकड़ा जो हॉस्टल से आ रहा था। सिपाही ने कहा, अपना सामान खोलो। लड़का किसी वीआईपी का था जिसे सुरक्षा प्राप्त थी। इसके पहले कि लड़का कुछ बोलता, उसके पिता के सुरक्षा दल के इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, अरे यह मेरे साहब का लड़का है। तुरंत सिपाही की हाथों की पकड़ ढीली हो गई और वह बेशर्मी से हंस पड़ा। एक बुजुर्ग यह कहते हुए निकल गए, बरखुरदार आज रिश्वतखोरी में नौकरी से हाथ धो बैठते। करिश्मा यह सब कुछ देखकर चकित रह गई। करिश्मा का जब भी अपनी माँ विनीता से सामना होता, वह नजरें नहीं मिलाती, बल्कि हमेशा अपने को व्यस्त दर्शाती। उसके चेहरे की झुंझुलाहट माँ की प्रश्न भरी नज़रों से उसको बचाने में सफल रहती और विनीता चाह कर भी कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाती। कमाऊ बेटी ने घर की स्थिति को पटरी पर ला दिया था। रोज रोज की परेशानी और दुकानदार से उधार को लेकर तकरार व कहासुनी से विनीता को राहत मिल गई थी। उसे याद आता कि जब कभी दुकानदार पिछले कर्ज को लेकर पड़ोसियों के सामने फजीहत करता, वह शर्म से पानी पानी हो जाती थी। पर छोटे छोटे बच्चों के लिए तमाम लाज शर्म ताक पर रख उल्टे हंसते हुए कहती कि अगली बार उधार जरूर चुकता कर दूंगी। दुकानदार एक हिकारत भरी नज़र डालकर इशारा करता कि जाओ यहाँ से। विनीता तकदीर को कोसती और घर पहुँचती और बाहर का सारा गुस्सा बच्चों पर उतार देती थी। आज उनको इस शर्मिंदगी व झुंझलाहट से निजात मिल गई थी। करिश्मा ने घर की काया ही पलट दी थी। उन्हें बेटी पर बड़ा प्यार आता,
कुछ समय तक तो उनका ध्यान इसकी ओर नहीं गया कि परिस्थिति में इतना आश्चर्यजनक बदलाव इतना जल्दी कैसे और क्यों आ गया। किंतु धीरे धीरे उनके मन में कुछ शंका हुई। कई दिनों तक अपने से सवाल जवाब करने की हिम्मत बटोरी उन्होंने और उससे पूछा, मेरी समझ में नहीं आता करिश्मा बेटी कि तुम दिन की ड्यूटी के बाद फिर रात को क्यों जाती हो। अभी विनीता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि करिश्मा ने बीच में ही काटते हुए कहा, माँ मैं डबल ड्यूटी करती हूँ और कुछ पूछना है। करिश्मा ने यह बात इतने रूखे और तल्ख शब्दों में कहा कि वह चुप हो गई। चाहकर भी आगे कुछ नहीं पूछ पाई और करिश्मा अपना पर्स उठाकर घर से निकल गई। हर रोज का यह सिलसिला देख एक दिन विनीता का धैर्य टूट गया। करिश्मा आधी रात को लौटी तो वह ऊंचे स्वर में बोली, आखिर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो आधी रात बीते घर लौटती हो। मैं दिन भर घर के काम में पिसती हूँ, रात तुम्हारी चिंता में चहलकदमी करते बिताती हूँ। माँ की बात सुनकर करिश्मा का प्रेम उनके प्रति जाग उठा था, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर पीछे हट गई, मानो माँ के निकट जाने का उसमें साहस ना हो। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए मत जागा करो। एक चाबी मेरे पास है ना, तुम अंदर से लॉक करके सो जाया करो। मैं जब ड्यूटी से लौटूंगी खुद ताला खोलकर आ जाया करूंगी। पहले तुम शीशे में अपनी शक्ल देखो, विनीता बेहद कठोर लहजे में बोली। करिश्मा के भीतर एक टीस उठी और वह अपनी माँ के कहे शब्दों का विरोध ना कर सकी। सुबह का समय था, पक्षियों की चहचहाहट के साथ सूर्य की किरणों ने अपने रंग बिखेरे। विनीता का पूरा परिवार आंगन में बैठा चाय पी रहा था। उनकी एक पड़ोसिन भी आ गई थी। करिश्मा को देखकर बोली, अरे बिटिया, तुम तो पुलिस में सिपाही हो, तुम्हारी बड़ी धाक होगी। तुमने तो अपने घर की काया ही पलट दी। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है। करिश्मा ऐसे प्रश्नों से बचना चाहती थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल दी, उसकी छोटी बहन ने अपनी दीदी की तनख्वाह बढ़ा चढ़ा कर बता दी तो घर के बाकी लोग खिलखिलाकर हंस दिए और बात आई गई और हो गई। विनीता बड़ी बेटी की मेहनत को देखकर एक अजीब कसम में जी रही थी। इस मानसिक तनाव से बचने के लिए विनीता ने सिलाई का काम शुरू कर दिया, पर बड़े घर की औरतें अपने कपड़े सिलने को ना देती थीं और मजदूर घरों से पर्याप्त सिलाई ना मिलती। इसीलिए उन्होंने दर्जी की दुकान से तुरपाई के लिए कपड़े लाना शुरू कर दिया। शुरुआत में हर काम में थोड़ी बहुत कठिनाई आती, सो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे विनीता की बाजार में पहचान बनी, वैसे वैसे उनका काम भी बढ़ता गया। अब उन्हें घर पर बैठे ही ऑर्डर मिलने लगे तो उन्होंने अपनी एक टेलरिंग की दुकान खोल ली। 5 सालों के संघर्ष के बाद विनीता को दुकान से अच्छी खासी आय होने लगी। अब उन्हें दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कई कारीगर दुकान पर अपना हाथ बटाने के लिए रख लिए थे। करिश्मा ड्यूटी से आने के बाद औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। छोटी बहन खाना खाने के लिए 2 बार बुलाने आई, पर हर बार उसे डांट कर भगा दिया। विनीता खुद आई और बेटी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़ी प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, खाना ठंडा हो रहा है। करिश्मा उठकर बैठ गई। उसके रुआसे चेहरे को देखकर विनीता भाप गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुचकारते हुए कहा, बहादुर बच्चे दुखी नहीं होते, जरूर कुछ ऑफिस में कहीं से कहा सुनी हो गई होगी। क्यों? वह चपरासी 2 टके का आदमी मुझसे कहता है कि मेरी औकात क्या है। करिश्मा रो पड़ी। कारण? विनीता ने धीरे से पूछा। यह सब इस कारण क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा तनख्वाह पाता है। एक सिपाही की कुछ हैसियत नहीं होती माँ। ज़्यादा तनख्वाह पाता है तो उसकी उम्र भी तुमसे 2 गुनी होगी। इसमें इतनी हीन भावना पालने की क्या ज़रूरत। माँ के कहे को अनसुना करते हुए करिश्मा बीच में बोली, सारे दिन हाथ में डंडा घुमाओ या फिर सलाम ठोको, इसके अलावा सिपाही का कोई काम नहीं।
किसी ताकतवर अपराधी को पकड़ लो तो उल्टे आफत। किसी की शिकायत अधिकारी से करने जाओ तो वह ऐसे देखता है मानो वह बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, और फिर इसकी भी कीमत मांगता है। तुमसे क्या बताऊं माँ, इन अधिकारियों के कारण ही तो मैं। आवेश में कहते कहते करिश्मा की जबान एकदम से रुक गई। फिर चिंतित स्वर में बोली, जीने खाने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम जाओ माँ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। कहते हैं ना, चोर जब तक पकड़ा नहीं जाता चोर नहीं कहलाता। लोग गलत काम करने से उतना नहीं डरते जितना समाज में होने वाली बदनामी से डरते हैं। समाज के सामने यदि सब कुछ ढका छिपा है तो सब ठीक। अपनी नज़र में अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं करता। विनीता अपनी बेटी के दफ्तर और वहाँ के काम के ढंग से वाकिफ़ थे, इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि बेटी सयानी है, उसकी जितनी जल्दी हो सके शादी कर देनी चाहिए। विनीता को अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी दुकान अच्छी चलने लगी थी। बेटी अपने घर चली जाए तो वह एक जिम्मेदारी से छुटकारा पा सके। यही सोचकर उन्होंने कुछ लोगों से करिश्मा के विवाह की चर्चा की। चूँकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद वे भी अब सुख दुख के साथ ही बने पड़े थे, जो तंगी के समय उसके घर की ओर देखने भी नहीं आते थे, क्योंकि अब खतरा नहीं था कि विनीता अपना दुखड़ा सुनाकर उनसे अपने लिए कुछ उम्मीद कर सकती है। विनीता के बड़े भाई एक रिश्ता लेकर आए थे। अच्छे खाता पीता परिवार था, जमीन जायदाद काफ़ी थी। लड़की के पिता कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में थे और उनकी राजनीतिक पहुंच थी। करिश्मा की सुंदरता से प्रभावित होकर वह यह शादी 1 रुपए में करना चाहते थे। दहेज न लेकर वह चाहते थे लाखों लोगों की वाहवाही व प्रचार, क्योंकि उनकी नज़र अगले विधानसभा चुनाव पर टिकी थी और विनीता जैसी विधवा दर्जी की सिपाही बेटी के साथ अपने बेरोजगार बेटे का विवाह कर वह न केवल एक विधवा बेसहारा को धन्य करना चाहते थे, बल्कि उस पूरे इलाके में वाहवाही पाना चाहते थे। करिश्मा का विवाह हो गया। विनीता ने राहत की सांस ली। बेटी के पांव पूज वह अपने को धन्य मान रहे थे। बेटी को विदा करते समय सभी, बड़ी बूढ़ी व खुद विनीता उसे समझा रही थी कि अब वही तुम्हारा घर है, सुख मिले या दुख सब चुपचाप सहना। माँ के घर से बेटी की डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। फूलों से महकते कमरे में एक विशेष मादकता बिखरी थी। वह डरी सहमी सेज पर बैठी थी। तमाम कुशंकाओं से उसका जी घबरा रहा था। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ भय। नई नवेली दुल्हन जैसी उत्तेजना के स्थान पर आशंकित उसका मन उस सेज से उठकर भाग जाने को कर रहा था। वह अजीब पशुपेश में पड़ी थी कि उसके पति रजत ने कमरे में प्रवेश किया। वह बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ गई और इसका दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ जाने से वह रक्तिम हो उठा था। इतने खूबसूरत तरासे चेहरे पर पसीने की बूंदें फफोलों की तरह जान पड़ रही थी। रजत ने जैसे ही घूंघट उठाया और दोनों की नज़रें मिली, वह सख्ती में आ गया। उसका हाथ पीछे हट गया। उसने करिश्मा को परे ढकेलते हुए कहा, ऐसे लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मुझे याद नहीं, करिश्मा ने धीमे स्वर में कहा। क्रोध के मारे रजत की मांसपेशियां तन गई। उसके माथे पर बल पड़ गए और होठ व नथुने फड़कने लगी। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब अच्छी तरह से याद है। करिश्मा को जिस बात का भय था वही हुआ। रजत के हाव भाव को देखते हुए वह अपने को संयत कर चुकी थी। आने वाले आंधी तूफान व बाढ़ से सामना करने की शक्ति उसमें आ गई थी। वह इस सच को जान गई थी कि अब उसे सच के धरातल पर सब कुछ सहना झेलना वह पाना था। रजत उसके चेहरे को गौर से देखते हुए आगे बोला, तुम स्त्री के नाम पर कलंक हो। इतना बड़ा धोखा मेरे परिवार के साथ करने की तुम्हारे घर वालों की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर सबको तुम्हारी असलियत बताता हूँ। यह कहकर रजत ने जैसे ही उठने का उपक्रम किया, करिश्मा दोनों हाथ बंद दरवाजे पर रखकर सामने खड़ी हो गई और बोली,
पहले आप मेरी मजबूरी भी सुन लीजिए, फिर आपको जो भी फैसला लेना है लीजिए। मेरा जीवन तो तबाह हो गया, जिसकी आशंका से मैं कुछ पल पहले तक बहुत विचलित थी। कम से कम अब इस दशा से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरे गले में मेरा अतीत फांस की तरह गड़ रहा था। अफसोस है कि ऐसा कुछ मैंने शादी की स्वीकृति देने से पहले यदि महसूस किया होता तो आज यह दिन मुझे देखना ना पड़ता। हर युवा लड़की के दिल में अरमान होते हैं कि उसका एक घर, पति व परिवार हो, और यह भावना ही मेरे जीवन की ठोस धरती पर ज़्यादा प्रबल हो गई थी। नहीं तो मुझे क्या अधिकार था किसी को धोखा देने का। करिश्मा एक पल को रुकी। उसने रजत को देखा, जिसके चेहरे पर पहले जैसी उत्तेजना नहीं थी। वह आगे बोली, यह सच है, लेकिन यह इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी है। जब मुझे सिपाही की नौकरी मिली थी तो मैं बहुत खुश थी। एक दिन मेरे अधिकारी ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र कहाँ है। यदि तुमने फौरन जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी जाने का भय मुझ पर इस कदर हावी था कि मैं घबराहट में समझ ना सकी कि क्या करूं। मेरा जन्म बिहार में हुआ था। वहां आने जाने में लगभग एक सप्ताह लग जाता, फिर जाते ही प्रमाण पत्र तो नहीं मिल जाता। मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई बहन व माँ की उम्मीद से भरे चेहरे घूम गए, जिन्हें मेरा ही सहारा था। वैसे भी हम लोग पिता की मृत्यु के बाद घोर गरीबी में दिन गुजार रहे थे। मेरी नौकरी से घर में सूखी रोटी का इंतज़ाम होता था। मैं अपने अधिकारी से बहुत गिड़गिड़ाई कि कम से कम 10 दिन की छुट्टी व कुछ पैसा एडवांस दे दे तो मैं जाति प्रमाण पत्र ला दूंगी, किंतु वह टस से मस नहीं हुए। उल्टे उन्होंने कहा कि तुम्हारी नई नौकरी नहीं है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल सकती, तो और ना ही एडवांस और पैसा। यह सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यदि हड़बड़ाहट की बजाय मैंने थोड़ा धैर्य से काम लिया होता तो मैं उनकी झांसी में आने से शायद बच जाती। मैं कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं थी, और इसका अधिकारी ने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया और मुझे भरोसा दिया कि यदि मैं उनके आदेशों का पालन करती रही तो मुझे ना तो बिहार जाना पड़ेगा और ना ही एडवांस रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने उस शाम मुझे अपने बताए स्थान पर बुलाया और एक पेय पिलाया, जिससे मुझे हल्का हल्का नशा छा गया। उसके बाद उन्होंने कुछ देर को रुक गई करिश्मा। इसके बाद तो मैं उनके हाथ की कठपुतली बन गई। मैंने तो अपनी मजबूरी बता दी, और आज भी स्वीकारती हूँ कि यदि मैंने धैर्य से काम लिया होता तो इस विनाश से बच जाती। पर आपकी क्या मजबूरी थी? आप बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों के बीच अपनी सफाई में क्या कहेंगे? आप वहाँ क्या कर रहे थे? इसका उत्तर आप दे पाएंगे? दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए करिश्मा बोली, बाहर जाने से पहले मेरा कसूर बता दीजिए, फिर जो सज़ा आप मुझे देंगे वह मंजूर होगी। रजत अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़े चुपचाप आंखें फाड़े छत की ओर देख रहा था। करिश्मा भी दरवाज़ा छोड़कर दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गए। करिश्मा आशंकित थी कि समाज में औरत और आदमी के लिए आज भी अलग अलग मापदंड हैं। रजत पुरुष हैं, घर परिवार वाले उसका ही साथ देंगे, उसमें दोष क्या देखेंगे? सारी लांछना कलंक तो उसके हिस्से में ही आएगा। अब तो माँ के यहाँ भी ठिकाना न रहेगा। अपने कलंकित जीवन से छुटकारा पाने के लिए उसे यह हक तो कतई नहीं था कि दूसरों को अंधेरे में रखती। यह तो इत्तेफाक था कि रजत दूध का धुला नहीं है। आज यदि किसी चरित्रवान युवक के साथ ब्याह दी जाती तो क्या कभी सुख शांति पाती? जरूर उसके मन का चोर उसे जब तब घेरता। हमेशा यह भय बना रहता कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। इतनी दूर तक सोचकर ही उसे विवाह करना था। क्या पता जीवन के सफ़र में कोई ऐसा हमराही मिल ही जाता जो सब कुछ जानकर भी उसका हाथ थामने को तैयार हो जाता। दोनों की आंखों में प्रथम मिलन की खुमारी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी।
फटी आंखों से दोनों सोच में डूब गए और सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होने का आभास होते ही रजत उठा। कमरे से निकलने के पहले करिश्मा से बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, तुम किसी प्रकार का नाटक नहीं करोगी, समझी? हमारा परिवार इज्जतदार लोगों का है। करिश्मा थोड़ी देर खड़ी सोचती रही कि संभव है रजत उसे माफ़ कर दे, एक नई ईमानदार जिंदगी जीने का संकल्प ले, एक दूसरे के दोषों को भुला दे तो दूसरे की निगाहों में गिरने से बच जाएंगे और उसे तो नवजीवन ही मिल जाएगा। वह सारा जीवन रजत की दासी बनकर काट देगी। इसी मन मंथन में डूबी थी कि बाहर नाते रिश्तेदारों की हलचल सुनाई पड़ने लगी। करिश्मा के मामा रस्मों रिवाज के अनुसार उसे विदा कर ले गए। घर पहुंचकर करिश्मा की मामा विनीता से बोले, दीदी करिश्मा ने तो सबका मन मोह लिया है, सबने बड़े प्रेम से इसे विदा किया। मेरे स्वागत सत्कार में भी कोई कमी नहीं रखी। पैसे का घमंड उन्हें छू नहीं सका है। क्यों करिश्मा बेटी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? करिश्मा मानो नींद से जागी हो, वह अपने ही ख्यालों में डूबी थी। बनावटी हंसी हंसकर बोली, हाँ मामा जी, आप सही कह रहे हैं। इतना सुनना था कि विनीता ने तो पूरे मोहल्ले में उसकी ससुराल की बखान के खूब गीत गाए। जो कोई बेटी से मिलने आता उसी से आगे बढ़कर वह बताती, देखो इतना बड़ा घर, जमीन जायदाद, पर घमंड छू नहीं गया है इसके ससुराल वालों को। मेरी बेटी को रानी की तरह सम्मान देते हैं। मुझ बेवा का उन्हें आशीर्वाद लगे कि वे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। सतीश जी जब जब चुनाव लड़े तब तब जीते। मोहल्ले में कभी कोई हंसकर कह देता, करिश्मा जैसी सुंदर लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं है। इसका रूप रंग इसे इतने बड़े घर में ले गया। इस मामले में सतीश जी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दहेज के आगे लड़की के रूप गुण की कदर आज के ज़माने में कौन करता है। यह तो उनका बड़प्पन है। छोटे भाई बहनों की जिद पर उस दिन करिश्मा उन्हें घुमाने ले गई थी। एक दुकान पर आइसक्रीम खरीद रही थी कि पीछे से किसी ने उसकी आंखों को हथेली से ढांपकर उससे पूछा, पहचानो तो जाने। यह सुरीली आवाज़ जो ही करिश्मा के कानों में पड़ी, वह हंसते हुए बोली, हाथ हटाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम चेतना हो। चेतना ने हाथ हटा लिया और खिलखिला पड़ी, आओ करिश्मा, आइसक्रीम लेकर सामने वाले पार्क में बैठते हैं। चेतना ने कहा तो वे सब पार्क की ओर बढ़ गए। कोमल हरी घास पर बैठते दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। बच्चे पार्क में लगे झूले की तरफ बढ़ गए। चेतना और करिश्मा अकेले रह गई। चेतना ने करिश्मा के कंधों पर हाथ रखकर पूछा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, करिश्मा ने उपेक्षा से कहा। इस संक्षिप्त उत्तर में मुझे यही लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। छिपाऊंगी भला क्यों? हंसते हुए करिश्मा बोली, हो सकता है कि देखने वालों को खुश ना लगती हूँ, क्योंकि नए लोगों के बीच में अपने को एडजस्ट करने में समय तो लगेगा ही। कहाँ हम साधारण लोग और कहाँ वे पैसे वाले। चेतना ने एक लंबी सांस खींची और कहा, देखो करिश्मा, समाज में आज भी औरत और पुरुष के लिए अलग अलग मापदंड हैं। जो चीज़ आदमी के लिए गर्व की बात हो सकती है, वही औरत के लिए अवांछनीय। क्षण भर को करिश्मा काँप गई। वह जान गई कि चेतना क्या कहना चाहती है। उसने प्रत्यक्ष यही दर्शाया कि उसे अपने वैवाहिक संबंधों की चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। रजत उसका पति है और वह उसकी निंदा नहीं सुनना चाह रही थी, किंतु चेतना उसकी परेशानी समझकर उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन थी। इसीलिए करिश्मा का हाथ मजबूती से पकड़कर चेतना बोली, मैं तेरी सहेली हूँ, तेरे दिल का हाल मुझसे छिपा नहीं है। घर लौटी तो उसके चेहरे की बदली रंगत को देख विनीता ने पूछा, क्या बात है, घूमने गई थी? खुश होने के लिए या उदास होने को? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, एक लंबी सांस खींचकर कुछ सोचते हुए बोली। माँ, मैंने नौकरी छोड़कर ठीक नहीं किया। विनीता करिश्मा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तुम इतने बड़े घर में ब्याही गई हो,
तुम्हें अब क्या ज़रूरत है नौकरी की? मेरी दुकान भी अच्छी खासी चलती है, खाने व जीने भर को खूब मिल जाता है। 3 माह गुजर गए। करिश्मा को विदा कराने कोई नहीं आया। मोहल्ले की छिटाकंसी व कानाफूसी जब विनीता के कानों तक पहुंची तो उन्होंने खुद करिश्मा के ससुराल फ़ोन किया। फ़ोन सतीश जी ने खुद उठाया। वह बोली, भाई साहब प्रणाम। 3 महीने हो गए करिश्मा को मायके आए। बेटी माँ के घर पर बोझ नहीं होती है, पर विवाह के बाद वह अपने घर ही शोभा देती है। सतीश जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बहन जी, रजत तो साल भर के लिए ट्रेनिंग पर गया है, सोचा बहू का मन अकेले क्या लगेगा। पर लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जनता की बात है तो कुछ सोचना पड़ेगा। आप कहें सतीश जी तो करिश्मा के मामा खुद ही छोड़ जाएं। शीघ्रता से विनीता बोली। सतीश जी ने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। करिश्मा ससुराल वापस आ गई। वातावरण काफ़ी बदला हुआ था। रिश्तेदार जा चुके थे। घर की औरतें उसे अछूत समझकर न बात करती न ढंग से उसकी बात का उत्तर देती। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम करिश्मा को अकेले करना पड़ता था। दिन भर की थकी वह अपने कमरे में जाती। उसे काम करने में एक संतोष की आशा की किरण दिखाई दे रही थी। हो ना हो उसकी सेवा सभी के दिलों को जीत ले और वह उसे माफ़ कर दे। विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी थी। सतीश जी के घर में गहमा गहमी शुरू हो गई थी। तमाम नेता बैठक में विचार विमर्श कर रहे थे कि आज की राजनीति में सब कुछ अनिश्चित है। मतदाता विस्मय से बदलते परिदृश्यों को देख रहा है। थोड़े थोड़े समय में होने वाले चुनाव में उसका विश्वास नहीं रहा। अब की बार कोई नया मुद्दा होना चाहिए जो लोगों के दिल पर उतर जाए। फिर कुछ नेता सतीश जी की ओर मुखातिब होकर बोले, क्या रखा जाए मुद्दा सतीश जी? हमारा नारा होगा, समर्थ गरीब कन्याओं को वधू बनाएं, नई रोशनी घर में लाएं। सतीश जी सीना तान कर बोले, इसका असर जादू की तरह होगा। दुर्बल समुदायों का वोट हमारी पार्टी की झोली में गिरेगा, क्योंकि यह सत्य पर आधारित है। आप लोगों को पता ही है ना, मैंने अपनी बेटी की शादी। सतीश जी की बात पूरी होने से पहले एक साथ कई आवाज़ें हवा में गूंजी। जी हाँ, जी हाँ। आपकी बेटी ने तो बिना ना नकुर किए आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया। नहीं तो आजकल के लड़के बिना देखे बात किए राजी कहाँ होते हैं। चुनाव का दिन भी आ गया। राजनीति में एक परंपरा सी बन गई है, आकर्षक नारा देकर जीतो और उसके बाद उस नारे का खून कर दो। सतीश के विचार इससे इतरना थे। परंपरा का निर्वाह करना वह बखूबी जानते थे। राजनीति का चस्का ही ऐसा होता है कि कुर्सी के लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। स्वार्थ और लोभ राजनीति को कठोर व बेशरम बना देते हैं। इधर सतीश चुनाव जीते, उधर योजना के अनुसार करिश्मा को ख़त्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए, पर हर बार वह साफ बच गई, उसे खरोच तक न लगी। सतीश का परिवार तो यही सोचता कि पता नहीं कौन सा रहस्यमय चमत्कार हो जाता है जो वह बच जाती है, पर हकीकत तो यह थी कि पुलिस में सालों नौकरी कर करिश्मा यह तो जान गई थी कि उसके खिलाफ घर में षड्यंत्र रचा गया है। अतः वह अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी। एक बार उसको छत पर सूख रहे कपड़ों को लाने भेजा गया और पीछे सीढ़ियों पर ऑयल डाल दिया गया, पर वह कपड़ों का गट्ठर सुरक्षित लेकर उतर आई। यहाँ भी करिश्मा की सूझबूझ काम आई। इसी प्रकार 10 लीटर का भारी कुकर रखकर बाहर से एग्जॉस्ट फैन के छेद से डंडे द्वारा कुकर को जोर से ठेला गया ताकि सीधे नीचे खड़ी करिश्मा के सिर पर गिरे, जो उस समय रोटी बना रही थी। पर जैसे ही डंडे को कुकर की तरफ बढ़ते उसने देखा, अपने हाथ की लोई गिराकर उसे उठाने के लिए वह आगे सरक गई। इतने में कुकर ठीक उसी जगह गिरा जहां वह खड़ी थी। करिश्मा ने इस घटना पर सबके सामने यही जाहिर किया कि कुकर गिरने के पीछे बिल्ली की करतूत है, क्योंकि एक दिन रात में उसने जो ही रसोई की बत्ती जलाई थी, ऊपर से यही कुकर गिरा था। ऊपर नज़र डाली तो
मोटी बिल्ली थी जो उसी छेद से भाग गई थी। इसके बाद वह खुद मेज पर चढ़कर करिश्मा ने उस कुकर को आगे से हटाकर पीछे दीवार के सहारे लगा दिया था। दरअसल घर के लोग करिश्मा को कुछ इस तरह जान से मारना चाह रहे थे कि उनकी बदनामी ना हो, ऐसा लगे कि वह कोई हादसा था। और उस हादसे के बाद सतीश मन ही मन सोच रहे थे कि वह करिश्मा की प्रतिमा गांव के चौराहे पर लगवा देंगे और उस प्रतिमा का अनावरण उसकी माँ से करा देंगे। वोट तो जो उनके पक्ष में पड़ने थे वह पड़ ही गए थे। अब दुर्घटना की खबर मिलते ही एक कुशल एक्टर की भूमिका थोड़ी देर जनता के सामने करनी है तो इसी का रिहर्सल मन ही मन वह करने लगे। अपने ख्यालों में खोए सतीश जी यह भूल गए कि रफ्तार से सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। सामने से आता एक ट्रक सतीश की गाड़ी पर अनियंत्रित होकर टक्कर मार गया। आग की तरह उनकी दुर्घटना की खबर चारों ओर फैल गई। सतीश काफ़ी घायल हो गए थे। उनका दाहिना टखना इतनी बुरी तरह कुचल गया था कि उसे काटना डॉक्टरों की मजबूरी बन गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आया था। होश आने पर उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर प्लास्टर चढ़ा है और घर पर उन्हें कम से कम 6 माह तक विश्राम करना था। शुरुआत में तो बेटे, पत्नी और परिवार के दूसरे लोगों ने उनकी देखभाल की, पर धीरे धीरे सभी अपनी रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गए क्योंकि घर पर बैठना किसी को रास नहीं आ रहा था। सतीश जी की मजबूरी थी बिस्तर पर पड़े रहना। घर पर नर्स, नौकर व बहू करिश्मा ही बचते थे। सतीश जी का मलमूत्र बाहर फेंकने में नर्स नखरे दिखाती, जमादार कभी आता कभी नहीं आता। ऐसे में करिश्मा चुपचाप पॉट बाहर ले जाती और फिर साफ कर वापस उनकी चारपाई के नीचे रख देती। सतीश जी की पत्नी सच सवर कर पर्स लटका कर जब घर से निकलती तो ऐसा लगता मानो उनके ना जाने से बाहर का कामकाज सब ठप हो जाएगा। कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में इंसान तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। सभी बातें दर्पण की तरह उसे साफ दिखाई पड़ने लगती है। वह अपने को भी जानने लगता है और आसपास के वातावरण की सच्चाई को भी पहचानने लगता है। इंसान मीठी चुपड़ी बातों से अनुकूल समय में धोखा खा सकता है, पर विषम दिशा में मन सिर्फ सच को दिखता है। कोई धोखा, कोई बातें अपना जादू चलाने में सफल नहीं होती हैं। सतीश जी को पत्नी, बेटे सब स्वार्थी जान पड़ रहे थे। सब मतलब के यार जिन्हें सिर्फ उनके मिलने वाले लाभ से सरोकार था। बस कोई अपना समय उनके पास बैठकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। सभी का सुबह घर से निकलने के पहले मानो हाजिरी देना जरूरी हो। उनके कमरे में आते और कभी नर्स को, कभी करिश्मा को निर्देश देकर चले जाते ताकि सुनने वाले को ऐसा लगे कि उन्हें कितनी चिंता है। सतीश जी इस झूठे दिखावे से भीतर से दुखी तो होते थे, पर इसे भी वह अपने कर्मों का दंड मानने लगे थे। अब वह पहले वाले सतीश जी नहीं थे। मौत के मुंह से क्या निकले, उनकी पूरी काया ही पलट गई थी। बाहर भोली भाली जनता को ठगने वाला यदि अपने ही लोगों से ठगा जाए तो क्या बुराई है। जो फसल बोई है उसे काटना तो पड़ेगा ही ना। यह सोच सब कुछ जान समझ कर भी वह परिवार वालों के सामने अनजान बने रहते हैं। इस भीड़ में करिश्मा द्वारा की गई सच्ची सेवा व उनके प्रति उसकी निष्ठा अपनी अलग पहचान बना गई। जो देखभाल सतीश जी की घर पर करिश्मा ने की, उससे वह द्रवित हुए बिना न रह सके। एक दिन सबके जाने के बाद बिस्तर पर पड़े सतीश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ करिश्मा से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। उनके बोलने में प्रायश्चित की पीड़ा थी। वह समझ रहे थे कि इस लड़की पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए गए, पर उसने उफ तक नहीं किया। क्या यह जानती ना होगी कि घर भर के लोग उसके साथ क्या खेल रच रहे हैं। करिश्मा जानकर भी अनजान बनते हुए बोली, आप मेरे पिता समान हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना कीजिए। सतीश जी मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे। क्या उनका निखट्टू बेटा दूध का धुला है? अवारा आज भी अय्यासी करता है। उसके पास उनकी बनाई जायदाद के अलावा अपना क्या है? आज घर से निकाल दिया जाए तो दाने दाने को तरसे। उसकी क्या मजबूरी है जो अय्यासी करता है? सारे दिन आवारा घूमने के अलावा उसको आता भी क्या है?
इस त्यागमयी सुंदर पत्नी को छोड़ने की कल्पना भी कैसे कर सकता है। यह तो उस निठल्ले को भी धीरे धीरे राह पर ले आएगी। ऐसी कार्यकुशल पत्नी पाकर तो उसे धन्य हो जाना चाहिए। किसी मजबूरी में उठा गलत कदम यदि अपनी सही राह पकड़ ले तो दूसरों का पथ प्रदर्शक बन जाता है। वह करिश्मा के साथ अपने जीते जी तो अन्याय ना होने देंगे। सोचते सोचते सतीश जी की आंख लग गई। आज उनका चेहरा अलग दमक रहा था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।